हाय। आज हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के सवाल करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर। और मैं यहाँ पर शुरू के 2 मिनट आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा उस कॉन्सेप्ट का, फिर उसके ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल करेंगे। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और इसके रिलेटेड जितने भी सवाल, डिफरेंट प्रोफाइल के जो सवाल बनते हैं वो सब हम कर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारी मास्टर हो जाती है। तो आइए देखते हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास जो हम निकालते हैं, एक्ससीएम निकालते हैं, वो होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, इसी तरह अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई सी एम होता है m1 y1 प्लस m2 y2। और अगर इसी को मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, और उसका तरीका होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 सो एंड सो फोर्थ। ये वेक्टर है, इसलिए हम इसके आगे वेक्टर लगा देते हैं। और तो हम कह सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस पूरे मास को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कैपिटल एम, पूरी बॉडी का जो सेंटर मास, पूरी बॉडी की जो वेलोसिटी जाएगी सेंटर ऑफ मास की, VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m। और या फिर मैं इसको भी सकता हूं, ये पूरे एक सिस्टम का मोमेंटम है, और वो हो जाएगा सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो P1 प्लस P2 प्लस P3, उन सबके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई बॉल बैट को थ्रो किया, उस बैट में अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उन सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उस पूरे बैट का मोमेंटम क्या होगा, तो उस पूरे बैट का मोमेंटम जो होगा वो इंडिविजुअल हर एक पार्टिकल के मोमेंटम के उनको जोड़ने से निकालेंगे। लेकिन हम इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल के मोमेंटम को जोड़ने का काम नहीं करते। हम क्या करते हैं कि उस पूरे उस बैट की जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और उसको बैट के मास से मल्टीप्लाई करके हम उसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। और अगर अब इसको दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो d बाई dt कर देते हैं दोनों तरफ ऑफ p सिस्टम, तो हम देखिए क्या मिलता है हमें। तो हम d बाई dt ऑफ p सिस्टम करते हैं तो ये हो जाता है हमारा mvcm, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मास तो कांस्टेंट होता है और ये हमें मिल जाता है acm। सो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि दिस इज एफ एक्सटर्नल। तो हमारे पास ये एक चीज ड्राइव हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकल के आता है, इन द केस ऑफ एफ एक्सटर्नल, एब्सेंस ऑफ एफ एक्सटर्नल, यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी बॉडी के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका ACM जीरो हो जाता है, यानी कि उस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो जाता है। और जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो जीरो होगी या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। ये एक्सेलरेशन जीरो तभी आ सकता है या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या फिर वेलोसिटी जीरो हो। आइए इस पे बैठ के हम कुछ बहुत बढ़िया से सवाल करते हैं। तो आपने देखा कि ये हम एक्ससीएम निकालते हैं, ये VCM निकालते हैं, और जब हम मोमेंटम की बात करते हैं, पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात करते हैं, तो सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें वो एफ एक्सटर्नल मिल जाता है, और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाती है वो m इंटू ACM आ जाती है। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या मैं बोलूं कि एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास जीरो हो जाता है, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब वेलोसिटी जीरो हो या कांस्टेंट हो। और इस पे हम कुछ अच्छे से सवाल करते हैं, दैट विल मेक इट वेरी क्लियर। एग्जांपल, ये एक बोट है स्टिल वाटर में, और यहां पर एक मैन खड़ा हुआ है जिसका वेट है 55 kg, और इस बोट पे दूसरे एंड पे भी एक मैन खड़ा हुआ है जिसका वेट है 65 kg। और लेट्स टेक इस बोट का जो वेट है वो है 100 kg, ठीक है। ये बोट जो है स्टिल वाटर में है, ये बोट स्टिल वाटर में है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो 55 kg वाला जो पर्सन है ये उठ के इस 65 kg वाले पर्सन के पास जाके बैठ जाता है, और हमसे पूछा गया है कि बताइए कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हमसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज अ टाइप 1, है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन काफी बार नीट में आ चुका है। तो 55 kg का पर्सन इधर बैठा हुआ है, 65 kg का पर्सन इस बोट पे बैठा हुआ है। इस बोट की कुछ लंबाई ले लेते हैं, लेट्स टेक इस लंबाई हो जाती है कुछ 20 मीटर की लंबाई ले लेते हैं। इस बोट का वेट ले लेते हैं 100 kg, बोट का मास 100 kg ले लिया। अब ये 55 kg का पर्सन इधर जाके बैठ गया 65 kg के। हमसे पूछा गया है कि बोट का
सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। देखिए अगर हम इस पूरे की बात करते हैं तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, बोर्ड प्लस दोनों पर्सन एक सिस्टम है। और हमने अभी जैसा पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जीरो होता है, और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जीरो होता है इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी जीरो और कांस्टेंट। क्योंकि बोट स्टिल वाटर में थी, रुकी हुई थी, तो उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इधर से उधर जा भी रहे हैं, तो उससे सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर आएगा जीरो। तो ये बात समझने की है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि बोट का कितना मूवमेंट होगा, तो वहां पर कुछ फर्क पड़ता। और आइए हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बोट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम एक अगला सवाल लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि बोट के डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम बोट के डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं यहां पर एक ये स्मूथ सरफेस बना रहा हूं, इस पे एक प्लैंक रख रहा हूं, ठीक है, और इस प्लैंक पे एक बंदे को बिठा रहा हूं। ये स्मूथ सरफेस है मेरी, दिस इज स्मूथ सरफेस, और ये पर्सन को मैं यहां बिठा रहा हूं जिसका मास है लेट्स से 40 केजी, और इस प्लैंक का मास है 100 केजी, और इसकी जो डिस्टेंस है लेट्स टेक 40 मीटर। अब मेरे को सवाल जो दिया गया है वो ये दिया गया है, लेट्स से दिस पर्सन नेम इज ए। ये ए चलते चलते इस प्लैंक पे वो यहां पर आ गया है, इस पोजीशन पे आ गया है ना। ए यहां से उठ के बी पोजीशन पे आ गया है। अब हमसे पूछा गया है कि इस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन प्लैंक का कैसे डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं, और इस प्रोफाइल की बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी यहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं, कभी 3 लोग खड़े होते हैं, कभी ए बी से पोजीशन चेंज करता है, कभी बी ए से पोजीशन चेंज करता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। हमें मालूम है कि सेंटर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं प्लैंक की कोई भी एक डायरेक्शन मान लेता हूं, या तो प्लैंक लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट होगा या राइट डिस्प्लेसमेंट होगा, और आंसर मेरा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो मैं ले लेता हूं कि प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट है, प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो यानी कि मेरी जो सरफेस थी उसके साथ प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। लेट्स से कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ। जो मेरा ए था उसको टोटल 40 मीटर चल के बी पे आना था, लेकिन प्लैंक का जो दूसरा एंड है वो भी इधर डिस्प्लेस हो गया, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्प्ले डिस्टेंस होगी वो 40 माइनस एक्स चलेगी। तो आइए अब इसमें हम सेंटर मास का जो पोजीशन होता है वो लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव लेता हूं, ये मेरी रिवर्स डायरेक्शन है, इसको नेगेटिव लेता हूं। तो मेरा जो पर्सन था वो कितना आगे चला, मेरा जो पर्सन था वो कितना आगे चला, वो 40। हमें मालूम है कि m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर मास 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर मास 0 है तो वेलोसिटी या तो कांस्टेंट या 0 है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट या 0 है तो यानी कि सेंटर मास का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, सेंटर मास का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो वो 0 है। तो m1 हम सबसे पहले हमारे इस पर्सन की बात करते हैं। तो ये 40 केजी का इसका मास है, ये कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 40 माइनस एक्स चला, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है। अब मैं बात करूंगा m2 की। m2 क्या है, मेरी बोट, बोट का मास कितना है 100 केजी, तो बोट मेरी 100 केजी की है। और बोट मेरी कितनी चली, बोट पहले यहां थी, बोट चलेगी पीछे की तरफ x, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आराम से इसको सॉल्व करना है। 160 माइनस 40, या इसको और सिंपल कर सकते हैं हम, यहीं पर काट सकते हैं हम, तो या कर लेते हैं 160 माइनस 40x माइनस 100x equal to 0. So this will be x equal to 160 upon 140 meter. So that will be my displacement. और अगर x की डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि हमने जो x की डायरेक्शन मानी थी वो सही है, तो वही आंसर होगा, यानी कि जो प्लैंक का एक्चुअल मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। ठीक है, आइए इसी में एक और दूसरी प्रोफाइल के क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। और इस वाली प्रोफाइल के में हम क्वेश्चन जो लेते हैं वो थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। आइए इस वाली प्रोफाइल में हम जो क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं।
हम वापस वो एक प्लैंक लेते हैं, एक सरफेस ले लिया, उसके ऊपर हमारा एक प्लैंक रखा हुआ है, ये स्मूथ सरफेस है, एज यूजुअल दिस इज स्मूथ सरफेस। यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहां पर दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है। लेट्स से कि इसका मास है 40 kg, इसका मास है 40 kg और इसका मास है 20 kg, और प्लैंक का मास है 160 kg, और ये जो डिस्टेंस है, दोनों प्लैंक की जो लंबाई है वो है 40 मीटर। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अगर ए एंड बी, लेट्स से दिस पर्सन इज ए एंड बी, दीज आर द टू पर्सन्स, और इफ ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजिशंस, अगर ए एंड बी अपनी पोजीशन से एक्सचेंज कर लेते हैं तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगेन अगर बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास का कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये पूरा का पूरा प्लैंक प्लस टू पर्सन्स, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है, ठीक है। इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास या तो जीरो या कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का कोई मिसप्लेसमेंट। तो हम वापस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, हमने अभी जो पढ़ा था m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, जहां तक जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे सबको हम जीरो कर देंगे। तो आइए समझते कैसे। तो वापस इनके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। करने का तरीका ये है, मान लीजिए कि प्लैंक लेफ्ट मूव हुआ था, है ना, आपको जो डायरेक्शन कंफर्टेबल लगे उसमें मान लीजिए, लेट्स से कि ये प्लैंक एक्स मूव हुआ था, ठीक है। ए और सी ने अपनी पोजीशन ए और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी, यानी कि बी यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया। बी का मास कितना है 20 kg, ए का मास कितना है 40 kg, ठीक है। अब इक्वेशन लिखनी है, तो देखिए ए इफेक्टिवली कितना चला, ए का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ 40 माइनस एक्स, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40 माइनस एक्स। हम यहां पर लिख भी सकते हैं ए का डिस्प्लेसमेंट 40 माइनस एक्स, बी का डिस्प्लेसमेंट, बी यहां से यहां चला गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 40 प्लस एक्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव मतलब बैक डायरेक्शन में। और अगर हम प्लैंक की बात करें, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लैंक था यहां पर, यहां से पीछे की तरफ चला गया एक्स, ये पूरा प्लैंक यहां से यहां तक था, अब प्लैंक चला गया पीछे, कितना चला गया माइनस एक्स पीछे चला गया। बस अब कुछ नहीं करना, इनके मास से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन जमा के लिख देनी है। सो सबसे पहले आइए ए के लिए, ए का मास कितना था 20 इंटू 40 माइनस एक्स, माइनस लगा हुआ डिस्प्लेसमेंट तो 40 प्लस एक्स। बी का डिस्प्लेसमेंट, बी का मास कितना था, ए का मास 40 था, सॉरी ए का मास 40 था, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का मास 20 था, माइनस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स हो रहा, प्लैंक का मास कितना था 160 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स आपको मिल जाएगा, और अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन मानी थी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है। मान लीजिए एक्स इसको सॉल्व करने पे जो एक्स की जो वैल्यू आती है, अगर वो पॉजिटिव आती है यानी कि इसका लेफ्ट मूवमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेफ्ट हुआ है, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो राइट हुआ है, ठीक है। सो हमने ये 2-3 प्रोफाइल के सवाल देखे, आइए एक और प्रोफाइल के सवाल देखते हैं, एक एग्जांपल 4 लेते हैं और उसमें हम दूसरी प्रोफाइल के सवाल देखते हैं। अगेन ये एक प्लैंक है, ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, ठीक है, और इसका जो मास है वो है 40 kg, प्लैंक का मास है, और इस पे जो पर्सन है उसका मास है 80 kg, ठीक है। अब इनिशियली दे आर रेस्ट पे हैं, इनिशियली दे आर रेस्ट, और लेट्स से कि ये पर्सन जो है, लेट्स से इस पर्सन का नाम है ए, ही स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लैंक एंड आफ्टर मूविंग लेट्स से 6 मीटर्स, हमें निकालना है प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यह हमें निकालना है कि अगर ये पर्सन x मीटर आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगेन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो m1x1 प्लस m2x2 ये 0 रहेगा। तो हमने यहां पर ये पैरेलल लाइन खींच ली, मान लीजिए कि प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x पीछे की तरफ हुआ, तो ये x पीछे की तरफ हो गया, यानी कि इफेक्टिवली 6 मीटर तो ये बंदा यहां से यहां तक चला, प्लैंक पे चला, लेकिन इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका 6 माइनस एक्स। तो हम यहां पर लिख सकते हैं
ए पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 माइनस एक्स, और बी और प्लैंक का बी तो है ही नहीं इसमें, प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा माइनस एक्स। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस एक्स, क्योंकि प्लैंक पीछे जाएगा। इसमें वैल्यू रख देते हैं। सो m1 80 इंटू 6 माइनस एक्स माइनस प्लैंक का मास 40 और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स रख दिया और इसको हमने 0 कर दिया। सो दिस इज 2 इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 12 माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 4। यानी कि x इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में ही हुआ और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो दिस इज अनदर प्रोफाइल एग्जांपल जहां पर अपन सेंटर ऑफ मास, स्पेशली जहां पर अपन प्लैंक शिफ्टिंग की बात करते हैं, बोर्ड शिफ्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास शिफ्टिंग की बात करते हैं, उस तरह के सवाल लेते हैं। एक और एक लास्ट सवाल लेंगे और ये थोड़ा सा और आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है जिसमें ज्यादा पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमने वापस एक स्मूथ सरफेस ली है, यहां पर एक प्लैंक लिया है, ठीक है, यहां पर एक प्लैंक लिया। अब नंबर ऑफ पर्सन हम बढ़ा देते हैं। अब यहां पर हमने नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए। ये ए है एक पर्सन, ये बिल्कुल बी है और ये एक सी है। ये है 40 kg, ये है 50 kg और ये है 60 kg। ये ए पर्सन, ये बी पर्सन और ये सी पर्सन। और जो प्लैंक जिस पे ये खड़े हुए हैं, जिस प्लैंक पे खड़े हुए हैं वो है 90 kg का। ए और बी के बीच में 2 मीटर का फासला है, बी और सी के बीच में 2 मीटर का फासला है। तो दिस इज ए क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड सी एक्सचेंज देयर पोजीशन। अगर ए एंड सी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो हमसे पूछा है मास बी जो होगा या पर्सन बी जो होगा will shift by how much? Will shift how much? हमसे ये पूछा है कि अगर A और C अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो B कितना शिफ्ट होगा। देखिए, अगर A और C, अगेन हम पूरे सिस्टम की बात करें, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम अगर हम बात करें, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 होगा, यानी कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या 0 होगी, यानी सेंटर ऑफ मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम उसको अप्लाई में करने के लिए वही लिख सकते हैं कि हम अप्लाई करने के लिए इसको लिख ही सकते हैं कि m1 x1 प्लस m2 x2। तो आइए वापस उसी तरह से करते हैं। इसी तरह से ये हमने इसकी पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर ली, हमने इसकी पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर ली, ठीक है। हमारा ये जो प्लैंक है, ठीक है, तो हमारा जो प्लैंक है, अगर हम अगेन हमने मान लिया कि x डिस्प्लेस हुआ है, प्लैंक हमारा x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके, प्लैंक हमने x डिस्प्लेसमेंट बना लिया। A और C एक्सचेंज पोजीशन, यानी कि यहां पर आ गया हमारा C का मास कितना है 60 kg, A यहां पर आ गया है, A का मास कितना है 40 kg, और B ऑब्वियसली ये x शिफ्ट हुआ है तो B भी हमारा x शिफ्ट हो जाएगा और B का मास है 50 kg, B वहीं का वहीं था। तो आइए इनके नेट डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो देखिए A यहां से यहां पर आ गया, A कितना चला 4 मीटर चला, लेकिन एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका 4 माइनस एक्स, क्योंकि प्लैंक भी तो पीछे चला गया ना, तो A का डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 माइनस एक्स। अब यहां पर लिख लेते हैं किसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो A का डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, कितना हुआ 4 माइनस एक्स। B का डिस्प्लेसमेंट, B के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, B यहां था, B यहां से इधर चला गया, कितना पीछे चला गया B माइनस एक्स पीछे चला गया। C की बात करें, C यहां था, C यहां से यहां चला गया, यानी 4 चला और 4 प्लस एक्स चला, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ -4 प्लस एक्स नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकालना है डिस्प्लेसमेंट की। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। A का मास बताइए, A का मास है 40 kg, तो 40 इंटू 4 माइनस एक्स। B का मास कितना है 50 kg, सो -50 इंटू एक्स। C का मास 60 kg, -60 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है वो निकालेंगे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट को लिया और उस पर जितनी पॉसिबल वेराइटीज की प्रॉब्लम बन सकती थी उन सबको हमने यहां पर सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड
आपको कोई फीडबैक है कमेंट से तो आप हमें जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद।